2005 में हमें एक अच्छे घर की तलाश थी, जिसके लिए दिन रात प्रॉपर्टी डीलर एजेंट के चक्कर लगा रहे थे। किसी ने बताया कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। जिस प्रॉपर्टी डीलर का जिक्र किया गया था, हम उससे मिलने पहुंच गए। एजेंट ने हमें कई सारे घरों की डिटेल्स दी, लेकिन उनका प्राइस बहुत हाई था, हमारे बजट से बाहर। फिर हम जिनके थ्रू आए थे उनका नाम बताया और कहा कि उन्होंने एक घर के बारे में हमें सजेस्ट किया था जो हमारे बजट में है। हमारे इतना बताने पर भी वो दूसरे घरों की खूबियां बताने में लग गया। लेकिन जब हमने कहा कि हम बस उसी घर के लिए आए हैं जो आप बता रहे हो, वो घर हमारी पहुंच से बाहर है, तब वह हमारे कहने के बाद उस घर को दिखाने के लिए लेकर गया। हम यह सोच रहे थे कि वो घर हमारे लिए नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसकी कीमत कम है, उसे कमीशन भी अच्छा नहीं मिलेगा और इतनी कम कीमत में तो ये वाला घर कोई भी ले लेगा। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच थी, हकीकत इससे बहुत अलग थी। जब वह घर हमने देखा तो तभी फैसला कर लिया कि इस घर की डील हम इसी वक्त कर लेंगे। एक टोकन मनी दे देते हैं। वो 2 मंजिला घर बहुत खूबसूरत सा था। उस एजेंट ने वैसे तो हमसे कुछ नहीं कहा, पर उस वक्त 2 बड़ी अजीब बातें हुई। एक तो घर को दिखाने के लिए वो हमारे साथ अंदर नहीं गया। उसने हमें घर की चाबियां दी और कहा कि आप अच्छे से देख लो, मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ। हमने चाबियां ली और मेन गेट का ताला खोलकर अंदर चले गए। अंदर आते ही सबसे पहले मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा लॉन और दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा था जो टूटा हुआ था। घर की सारी लाइट्स भी टूटी फूटी हुई थी। रोजमर्रा की जरूरतों की सारी चीजें थी, लेकिन सब पर धूल जमी हुई थी। देखकर ही लग रहा था कि घर काफी टाइम से बंद पड़ा है। लग रहा था जो इस घर में रहते थे वो कभी वापस नहीं लौटे। लाइट्स टूटी हुई थी। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में जितना हो सका हमने वह घर देख लिया। थोड़े इंतजार के बाद वह एजेंट भी वापस आ गया। हमने फैसला कर लिया था कि घर लेना है तो लेना ही है और उसे टोकन अमाउंट दे दिया। 2-4 दिनों में जब डॉक्यूमेंट्स का काम शुरू हुआ तो सोचा कि घर में थोड़ा पेंट वगैरह करवा लेते हैं, साफ सफाई हो जाएगी। कुछ दिनों में घर वालों को भी वो घर दिखाया और घर वाले तो बड़े खुश हुए। लोकेशन भी अच्छा था। लेकिन हमारी माताजी थी जिन्होंने एतराज किया। जब वह घर देखने गई तब उन्होंने कहा कि घर में रौनक नहीं है, यहाँ की हवा में कुछ घुटन है। घर को देखते ही अजीब सा लग रहा है। माताजी हमारी पूजा पाठ करने वाली औरत है, पर हमने घर को इस नज़र से कभी देखा ही नहीं कि माताजी के कहने पर चौकन्ने हो जाते हैं। घर इतना खूबसूरत था कि हमने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी और एक ठेकेदार को घर की सफाई और पुताई का काम दे दिया। अब जब पहले दिन घर का काम शुरू हुआ, 2 मजदूर घर की दीवारों से पेंट उतारने लगे। उन दोनों की एक एक करके
तबीयत बिगड़ने लगी, हाथ पैर सुन्न हो गए और बेहोशी छाने लगी। इसके बाद बस निचली मंजिल का काम चला, लेकिन वह मजदूरों को ऊपर से नीचे भागती कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। कारीगर भी बार बार ऊपर नीचे जाते, मगर वहाँ कोई होता तो दिखता। तब मजदूरों में यह बात फैल गई कि इस घर में कुछ है। शाम होते होते वो आवाज़ इतनी बढ़ गई कि वह समय से पहले अपने औजार इस घर में छोड़ चले आते। दूसरे दिन जब सुबह मजदूर वहाँ पहुँचे तो अपने औजारों को यहाँ वहाँ बिखरा हुआ पाया। कुछ औजार तो छत पर पड़े थे। मजदूर अब यहाँ काम करते वक्त ज़्यादा सावधानी से चीज़ों को छेड़ रहे थे। अब तक इन लोगों ने अपने ठेकेदार से इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जब ठेकेदार दोपहर में पहुंचा और उसने देखा कि ऊपर वाली मंजिल का काम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, तो वो भड़क उठा। मजदूर जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगे, दीवारों को घिस रहे थे, ठोका पीटी कर रहे थे। तब उन्हें वहाँ एक कमरा दिखाई पड़ा, जिसका ना तो कोई दरवाज़ा था ना खिड़की। ठेकेदार को कमरा कुछ सही नहीं लगा, तो उसने मुझे कॉल किया। तब उसने बताया तो मैंने कहा मैं आता हूँ। मेरा ऑफिस वहाँ से थोड़ी दूरी पर था, तो मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने देखा कि वह घर के अंदरूनी हिस्से में वह कमरा बना था, जिसके बाहर ना तो कोई खिड़की थी और ना उस कमरे के अंदर कोई दरवाज़ा था। उस कमरे को देखने के बाद यह डिसाइड हुआ कि उसकी एक दीवार को तोड़ दिया जाए जो बीच में आ रही थी। जिस वक्त वह दीवार तोड़ी गई, मैं वहीं मौजूद था, और जब दीवार टूटने का सिलसिला शुरू हुआ तब हमने किसी के सिसकने की आवाज़ बहुत साफ सुनी, और वो आवाज़ घर के अंदर उसी कमरे से आ रही थी। मैं सच बताऊं तो मैंने मन में एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर में कोई भूत नाम की कोई चीज़ होगी। मैं सोच रहा था कहीं किसी औरत को कैद करके रखा गया हो। वो आवाज़ सुनकर मजदूर पीछे हट गए। जितनी दीवार तोड़ी थी उतनी ही छोड़ दी। दीवार को हाथ लगाने से मना कर दिया। तब ठेकेदार आगे बढ़ा। उसने हथौड़ा उठाया और वह दीवार इतनी तोड़ दी कि अंदर आने जाने का रास्ता हो गया। अब मैं आगे बढ़ा, पर वहाँ अंधेरा था। टॉर्च से रोशनी की तो कमरे को खाली पाया। मैं अंदर गया और पीछे ठेकेदार भी आ गया। एक बड़ी अजीब बात कि जहाँ पूरे घर की लाइट टूटी थी, इस कमरे में 2 छोटे बल्ब लगे हुए थे। लाइट का स्विच ऑन किया तो वह जल उठे। रोशनी में देखा तो कमरा पूरा खाली है, लेकिन कमरे में बहुत अजीब किस्म की बदबू थी। वहाँ रुक पाना भी मुश्किल हो गया था। वहाँ की सफ़ेद दीवारों पर जगह जगह लाल रंग के धब्बे थे। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे वह लाल रंग दीवारों से बाहर आ रहे हों। ठेकेदार ने कहा कि इस कमरे में
नमी बहुत है। सीलन की वजह से दीवारें गीली हुई पड़ी हैं। अब दीवार इतनी तोड़ दी गई कि वहां दरवाज़ा लगाया जा सके। मैं मेरे दिमाग में घूमते कुछ सवालों के साथ बेमन से ऑफिस चला गया। अभी ऑफिस पहुंचकर बैठा भी नहीं था कि ठेकेदार का फिर से कॉल आया। उसने जल्दी से घर वापस आने को कहा। मैं झुंझलाता गुस्से में वापस घर पहुंचा। लेकिन अब जो नज़ारा मेरे सामने था उसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए। वो मुझे सीधे उसी कमरे में लेकर गया। उसने दीवार पर खुरपी से चोट मारी तो उसमें से लाल रंग दीवार से बाहर निकलने लगा। मैंने उसे कहा कि यह क्या है? तो वो बोला, आप इसे सूंघिए। मैंने जब सूंघा तो उससे ताज़ा खून की महक आ रही थी तो मेरा सर चकरा गया। मतलब इस कमरे की दीवारों पर जो लाल रंग था वो खून ही था। मैंने तभी उसे घर खाली करने को कहा। मजदूरों से कहा कि वो अपना सारा सामान लेकर चले जाएं और मैं सीधा उसके साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच गया और प्रॉपर्टी डीलर को उसके पास लेकर आया और वो रूम दिखाया। वो बहता हुआ खून। और तभी मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया क्योंकि यह छोटी बात नहीं थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ पहुंची। उन्होंने घर का जायजा लिया लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं मिली कि यह खून दीवारों से कैसे निकल रहा है। दीवार पर जिधर चोट मारो वहीं से खून निकलने लगता। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में भी किसी की सिसकने की आवाज़ आने लगी। पुलिस वाले खुद हैरान कि ये हो क्या रहा है। ये आवाज़ें घर के किस हिस्से से आ रही हैं और यह दीवारों से खून टपकने का क्या मामला है। तब मैंने पुलिस को बताया कि यह घर तो मैंने भी 2-4 दिन पहले ही खरीदा है और अभी तो यहाँ रंग रोगन का काम शुरू किया गया था। हम तो अभी यहाँ शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। तो पुलिस ने घर के मालिक को फोन लगाया जिनसे मैंने यह घर खरीदा था। उनको कॉल कर दी और जल्दी आने को कहा। अब इस घर के मालिक से मेरे भी पहली मुलाकात थी क्योंकि अभी तक तो सारे काम प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू हुए थे। शुरू में तो मालिक ने थोड़ी यहाँ वहाँ की बात की और बहाना बनाते रहे। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उन्हें आना पड़ा। वह यहीं कहीं आसपास में रहते थे इसलिए 10-15 मिनट में घर आ पहुँचे। अब जब वह वहाँ पहुँचा तो सारी बात उन्हें बताई गई। उस कमरे को बंद करने की वजह पूछी। वो कमरा और वहाँ की दीवारों से बहता खून दिखाया। अब वह मकान मालिक चाहता तो यह कह सकता था कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उस घर से बाहर निकलिए, फिर मैं आपको बाकी की बात बताता हूँ। वहाँ से हम सीधा पुलिस स्टेशन चले गए और वहीं बैठकर उन्होंने घर की पूरी कहानी सुनाई। कुछ साल पहले हम मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुए थे और तब यह घर खरीदा गया। इस घर में मैंने अपने बच्चों के लिए एक कमरा बनवाने के लिए सोचा जिसमें उनके खिलौने रख दिए जाएं और जब भी उनका खेलने का मन हो इस कमरे में आकर खेलें, ना कि घर में सब जगह खिलौने बिखरे पड़े रहें।
ऊपर की मंजिल में कोने पर एक बालकोनी बना था और घर के पिछले हिस्से में एक पेड़ था जो बड़ा होने पर बालकोनी में समा गया था। हमने देखा कि बालकोनी में यह पेड़ इस तरह फैला हुआ है कि वहाँ जाना मुश्किल है। लेकिन जब बच्चों के कमरे का सोचा तो तब उस बालकोनी का ख्याल आया कि वैसे ही बेकार है, तो क्यों ना एक दीवार खड़ी करके कमरा बना दिया जाए। हमने फिर कुछ कारीगरों को बुलाया, तब उन्होंने कहा कि इस पेड़ को कटवा दीजिए। अब वो पेड़ घर के पिछले हिस्से में था। उनके कहे अनुसार वह पेड़ कटवा दिया, बालकोनी बंद कर दी गई, दीवारें खड़ी हो गई। लेकिन हमारा यह फैसला हमारे लिए मुश्किल लेकर आया। सुबह हमारे बच्चे स्कूल चले जाया करते थे और घर में सिर्फ एक छोटी बेटी हुआ करती थी। लेकिन वह आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे में जाने से डरने लगी। थोड़ा डांट फटकार के बाद वह चली तो जाती थी, पर थोड़ी देर में उसने रोने की आवाज़ें आने लगती। अच्छा खासा वॉशरूम जाया करती थी, पर अब तो जहाँ बैठती थी वहीं कर देती थी। उसके खिलौने वाले कमरे में बदबू आने लगी थी। अच्छी खासी सबसे बातें करती थी, लेकिन अब एकदम से बिल्कुल बोलना बंद कर दिया था। कभी कभी खाना खाते हुए उल्टी करती और उसी उल्टी को अपने हाथों में भरकर वापस खाने लगती। इलाज करवाने के बाद भी उसकी हरकतें बढ़ती चली गई। उसकी हालत दिन ब दिन इतनी बिगड़ गई कि बोलना तो दूर की बात, उसने चलना भी छोड़ दिया। डॉक्टर के चक्कर काटते रहे, लेकिन जो असल वजह थी हम समझ नहीं पा रहे थे। हम लोग बिल्कुल बेबस हो गए। तब हमारी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई और उन्होंने एक बुजुर्ग से मिलवाया जो वहीं रहा करते थे। पहले तो उन्होंने मेरी बेटी और बीवी का नाम पता किया और फिर कहा कि यह कोई मामूली बात नहीं है, मुझे देखने के लिए तुम्हारे घर पर आना होगा। डॉक्टर भी हमारे साथ ही थे। जब हम उन्हें घर लेकर गए, वो मेरी बेटी पर कुछ पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में 3 दिन रहूँगा और मुझे पानी की बोतलें, एक तिनके वाली झाड़ू, कपूर और कोयले का बंदोबस्त कर दो और तुम चले जाओ। अगर मैं तुम्हें फ़ोन करूं तो आना, वरना 3 दिन बाद तुम शाम को घर आ जाना। उनके कुछ पढ़ने से मेरी बेटी की तबीयत बेहतर होने लगी। वो सही दिखने लगी। उसने हमें पहचानना शुरू किया और अपनी माँ को देखकर वो रोने लगी। उस वक्त जिस हालत में थे, हम उसे वैसे ही छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए। अब हमारे पीछे से उस बूढ़े बाबा ने क्या किया, कमरे में बंद रहे या पूरे घर पूजा पाठ वगैरह करते रहे, उन्होंने कुछ खाया या सिर्फ पानी पीते रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें उनकी तरफ से कोई कॉल तक नहीं आया। उसने अपनी बात ख़त्म की और मैंने भी अपनी डील उसी समय ख़त्म कर दी।